गुड आफ्टरनून छात्रों। आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान लेसन नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक चैप्टर का भाग 4 जो है हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। छात्रों, इसमें आपको खास करके वियना की संधि पर ज्यादा फोकस इसमें रहेगा। सबसे पहले जान लें कि जब नेपोलियन जो है कि पूर्ण रूप से अपने देश फ्रांस में बदलाव पर परिवर्तन बड़े स्तर पर करता है, उसके बाद छात्रों उसके बाद जब युद्ध दोबारा उसको लड़ना पड़ता है, जिसको वाटरलू का युद्ध बोलते हैं, तो उसमें उसकी हार हो जाती है। और उस हार के बाद वह जो है कि वहां पर दोबारा पुराना सिस्टम आके लागू कर दिया जाता है जो उसके पहले शासन था। यानी कि नेपोलियन से पहले जिन लोगों का शासन था, जिस तरह से लोग शासन कर रहे थे, उसी तरह से फिर से दोबारा जो है शासन करने का प्रयास किया गया। छात्रों, सबसे पहले रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना की बात करेंगे। यानी नेपोलियन जो है कि पहले बहुत ज्यादा बदलाव कर चुका था, लेकिन जब वाटरलू के युद्ध में 1815 में उसकी हार हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर वही पुरानी व्यवस्था जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी, राजा का शासन हुआ कर रहा था, ऐसे शासन पुनः जो स्थापित होने लगे। इसीलिए इसको कहा गया रूढ़िवादी की पुनर्स्थापना। इसमें क्या था, नेपोलियन ने बड़े स्तर पर सुधार कर लिया था, लेकिन सुधार के बाद जो है फिर जो है कि जब हार हो जाती है उसकी, तो उसके बाद जो पुरानी व्यवस्था थी लाके लागू कर देते हैं। और यह जो होता है 1815 में वाटरलू के युद्ध के बाद। और उस वाटरलू के युद्ध के बाद छात्रों एक व्यक्ति थे मेटरनिख, जिनको बोला जाता है। मेटरनिख जो है कि इनके दिशा निर्देश पर एक संधि कराई गई, जिसको वियना की संधि के नाम से जाना जाता है। यह जो है कि वियना की संधि के नाम पर यह हुआ। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और वहीं पर एक समझौता हुआ, उसी को वियना की संधि कहते हैं। और उसमें क्या किया गया कि ये तो 1815 में हुआ, और इसमें जो इस संधि को कराने वाले जो देश थे, जो मिल करके हराया था नेपोलियन को, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, यह देश मिल करके हराए थे नेपोलियन को। तो हराने के बाद यह जो है कि अब क्या चाहते थे, ये लोग हार गए। हारने के बाद अब चूंकि नेपोलियन ने ज्यादातर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, अब ये चाहते थे कि इसमें जो भी नेपोलियन ने जिस जिस क्षेत्रों को पूर्ण रूप से जीता है पहले से, उन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया जाए। और ऐसा नहीं है कि प्राप्त करके उन लोगों को दे दिया जाए जिससे इसने जीता है, बल्कि आपस में बांटने के बारे में ये लोग सोचने लगे। तो ये जो है कि सबसे बड़ा ये लोग जो है कि काम किए कि बांटना चाहते थे। आखिर क्यों लोग उस समय ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते थे? क्योंकि उन क्षेत्रों को जीतने के बाद इनको अपार धन संपत्ति मिलती थी, और जो भी खर्च वगैरह होता था, उनके सैनिक का खर्च, तमाम कर्मचारियों का खर्च, उन क्षेत्रों से लिए गए टैक्स के द्वारा वह पूरा हो जाता था। इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को जीत करके कब्जा करना चाहते थे। तो इसमें यह जो है कि जब ये ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, प्रसा ये जब जीत लेते हैं, जब इसको बांटते हैं, तो उसमें बहुत परिवर्तन करते हैं। नेपोलियन के द्वारा जो किया गया बदलाव था, उसे सबसे पहले समाप्त कर दे। जितने उसने नियम कानून बनाया था कि हमारे समाज के लोग या देश के लोग अच्छी तरह से शासन व्यवस्था चलाएंगे, वो पूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और वियना की संधि में लिए गए निर्णय क्या थे, अब वह जो है कि समाप्त तो कर दिया गया जितना उसका सिस्टम था, लेकिन नियम उसने कुछ वियना की संधि में उन लोगों ने शर्त लगाई कि हमको करना क्या है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया कि जीते गए क्षेत्रों को लौटाने को कहा गया। सबसे पहली शर्त उनकी यही थी कि जितना क्षेत्र जो है कि नेपोलियन ने जीता है, फ्रांस को चाहिए को पूरा क्षेत्र वापस लौटा दे। और वह लौटा करके किसको दे? ऐसा नहीं कि जिसके जीता है उनको दे दे, यह इनको दे। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ये लोग आपस में उसको बांटना चाहते थे।
ये लोग उसको आपस में बांटना चाहते थे, इसलिए उससे वापस लेना चाहते थे। फ्रांस के चारों नए राज्य का घेरा बना दिया और सैनिक भी लिमिटेड कर दिए। दूसरा काम क्या किया इन लोगों ने, फ्रांस जो था जिन जिन क्षेत्र जहां तक फ्रांस था वो पूरे क्षेत्र के चारों ओर जो है पूर्ण रूप से नए नए राज्यों की स्थापना कर दिया, ताकि इन क्षेत्रों से आगे जो फ्रांस आगे न बढ़ सके। इसलिए यह जो है कि पूर्ण रूप से यह पूरे क्षेत्रों को एकदम बाउंडेशन करा दिया और सैनिक भी इसकी लिमिटेड कर दी, ताकि इससे ज्यादा जो है आगे न बढ़ सके। तो इस तरीके से यह जो है कि काम किया ये शर्त वियना की शर्त संधि के अंतर्गत, और नए राज्यों का सैनिक घेरा भी समान, सैनिक भी इनके पास लिमिटेड कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ये अपना दोबारा विस्तार न कर सके। और नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना कर दी। एक काम और इसने किया, तो वहां पर अपना कब्जा तो इन लोगों ने किया था, लेकिन नेपोलियन के जो वंश पहले हारे हुए थे नेपोलियन से, जैसे मान के चले कि लुई 16वां था, तो लुई 16वां चूंकि फ्रांस की क्रांति में उसकी हार होती थी, उसकी जो क्षेत्र थे वो पूर्ण उससे नेपोलियन ने ले लिया था। तो ऐसे में फिर जो है उसको लुई 18वां को दिया गया, उसके खानदान के लोग जो भी वंशज रहे हैं उनको वापस कर दिया गया और लुई 18वां को दे दिया गया। इस तरह से यह जो है उनके वंशों को दे दिया गया। और प्रसा को फ्रांस के पश्चिमी सीमा पर अनेक नए और महत्वपूर्ण क्षेत्र मिले। ये प्रसा जो साथ में लड़ाई किया था, इसको जो है खास करके इस जब ये युद्ध होता है उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र पर इसको अनेक नए क्षेत्र और महत्वपूर्ण क्षेत्र दे देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इनको क्षेत्र मिलने से टैक्स की वसूली आसानी से कर सकते थे। और बात करें इटली पर प्रभाव रखने के लिए मेटरनिख ने उसे कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। इटली शक्तिशाली न हो, इसलिए इटली को भी अपना प्रभाव रखने के लिए मेटरनिख ने उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया, ताकि एक साथ जुड़ कर रहेगा तो बड़े स्तर पर जो है अपना शक्ति बढ़ा सकता है, इसलिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। रूस को पोलैंड का एक भाग दिया गया। रूस जो था, रूस को पोलैंड का एक भाग दिया गया ताकि बहुत बड़े स्तर पर इसको लाभ मिले, इसलिए रूस को भी एक पोलैंड का क्षेत्र दे दिया जाता है, क्योंकि यह पूरी सोची समझी साजिश थी इन लोगों की और आपस में ये लोग बांटना चाहते थे। और जर्मन द्वारा महासंघ को भंग नहीं किया गया। जर्मन एक संघ महासंघ था, उसको भंग नहीं किया गया और उस पर जो है पूर्ण रूप से अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का कब्जा हो जाता है। फ्रांस में लुई 18वां का शासन, जैसा कि हमने बताया था, फ्रांस जो था, फ्रांस पहले लुई 16वां का शासन था, फिर उसके बाद लुई जो है कि 18वां को दे दिया जाता है उसके आगे वाले वंश पर। और फिर बात करें इटली पर ऑस्ट्रेलियाई राज परिवार का शासन हो जाता है। इटली पर ऑस्ट्रेलियाई राज परिवार का शासन कर दिया जाता है। फिर बात करें इसके आगे जो है कि मेटरनिख देवस्थान, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर